Welcome back once again in another session of microeconomics। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें ज़्यादातर जो वो 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रॉफिट हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पर बेस्ड आपको बता रखी हैं। वैसे मैं ऑलरेडी आपको टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तीनों स्टेट्स समझा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हमें आपकी बुक्स में एमआर एंड एमसी अप्रोच पर बेस्ड हैं तो इसलिए एक ही सेशन लगेगा। हम एमआर एंड एमसी अप्रोच को भी समझ लेते हैं, जो कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर की एक सेकंड मेथड है। तो हम जल्दी से देखते हैं कि ये एमआर एंड एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन कर सकता है एक प्रोड्यूसर, और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रॉफिट्स, या यूं कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स या लॉसेस की कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट्स शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर देख सकता है, एंजॉय कर सकता है। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच हमें क्या कहती है। Apart from TR and TC approach, a firm can use MR and MC approach also in order to find out the equilibrium point in short run। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है कि अल्पकाल में एक प्रोड्यूसर जो है वो MR और MC अप्रोच का, यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि का भी इस्तेमाल कर सकता है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। There are 3 main important points to be kept in mind। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपको ये तीनों बातें क्लियर रहेंगी तो आपके लिए ये इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट समझना बहुत ही आसान रहेगा। देखो, अगर हमारा रेवेन्यू, मैं एक बार मार्जिनल वर्ड नहीं बोल रही हूँ, अगर हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से ज्यादा होगा, मतलब मिल हमें ज्यादा रहा है, लागत हमारी कम पड़ रही है, और हमारी लागत अभी भी अगर बढ़ रही है, तो जो फर्म है वो अपना आउटपुट इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम और प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब हम ज्यादा और यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तभी हमारी मार्जिनल कॉस्ट में फर्क पड़ता है ना। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या था? हमने कॉस्ट के चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू 1 मोर यूनिट प्रोडक्शन, ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट। तो इस केस में अगर मार्जिनल कॉस्ट अभी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम प्रोडक्शन और कर रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। अब इसको कंपेयर किससे करना है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बावजूद भी हमें बदले में रेवेन्यू अगर स्टिल ज्यादा मिल रहा है तो उस केस में फर्म प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसे बदले में मिलने वाला रेवेन्यू मार्जिन जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो वो क्यों बंद करे? ऑब्वियसली है, जब रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत खर्च करने का भी कोई फायदा, मतलब कोई नुकसान नहीं है। देन इफ MR इज लेस देन MC, अब यहाँ पर उल्टा हो गया कंसेप्ट। जैसे मैथ्स में हम 3 वो देखते होते हैं ना कि लेस देन वाला साइन, पुट द साइन वाला कंसेप्ट होता है ना मैथ्स में, तो बिल्कुल उसी तरीके से है। अब अगर यहाँ पर मोर देन वाला साइन था, अब यहाँ पर लेस देन वाला साइन हो गया है, तो यहाँ पर भी क्या फर्क किया गया है? इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज कर दिया गया है। मतलब अब सारा का सारा उल्टा कंसेप्ट हो गया कि कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट बढ़ने के बदले में हमें रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है हमारा रेवेन्यू। तो अगर उस केस में, जिस केस में कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन हमें बदले में कुछ मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो हम प्रोडक्शन और क्यों करें? तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू, हमारा सीमांत आगम, हमारी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत से कम होगा और सीमांत लागत अगर बढ़ भी रही है, तो उस केस में एक प्रोड्यूसर जो होगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा, वो आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। मतलब वो इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि कम करेगा कि मैं ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों राइज करूं, अपनी क्यों ज्यादा और प्रोडक्शन करूं, क्योंकि उसके बदले में तो मेरी कॉस्ट राइज कर रही है, बढ़ रही है, मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू कम है, लाइक मार्जिनल रेवेन्यू मान लो 10 है,
कॉस्ट मेरी जो है वो राइज हो रही है, बढ़ के 12 हो रही है। जब मैं आउटपुट को डिक्रीज कर दूंगी मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे 10 पर आ जाएगी, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। अगर और डिक्रीज करने की कोशिश करूं तो उस केस में फिर से मुझे रेवेन्यू ज्यादा मिलने लग जाएगा एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो इसलिए इस कंसेप्ट में क्या होगा, आउटपुट को डिक्रीज किया जाएगा। लेकिन जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें क्या कहता है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइजिंग भी है, मतलब राइज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, राइज हो रही है, तो जो फर्म है उसने अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लिया है। कहने का मतलब कि जो उसका ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो पॉइंट, वो लेवल उसने अचीव कर लिया है, उस पॉइंट पर वो रीच पहुंच चुकी है। तो इसी पॉइंट पर बेस्ड है हमारा MR एंड MC अप्रोच वाला इक्विलिब्रियम, जिसमें ये दोनों कंडीशंस, देखो ये दो बातें कही है ना, MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग। तो यही दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, कि MR MC के बराबर होना चाहिए और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइजिंग होनी चाहिए। राइजिंग होगी तो मतलब जो MR है वो MC को फ्रॉम दी बिलो, जब बिलो से कट करेगी तभी उसका मतलब बनेगा कि वो बढ़ रही है, राइज होते हुए कट कर रही है। तो इसलिए MC कट्स MR फ्रॉम दी बिलो, या तो ये लाइन लिख दी जाती है दूसरी कंडीशन की फॉर्म में, या फिर MC इज राइजिंग, ये लाइन लिख दी जाती है। अब अगर हम इस लाइन को डायग्रामेटिकली समझेंगे तो हमें ये और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ऑन द बेसिस ऑफ MR एंड MC अप्रोच, वो कुछ इस तरह का बनता है। देखो, हम परफेक्ट कंपटीशन के एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो AR, MR या जो हमारी प्राइस लाइन होती है वो पैरेलल टू OX एक्सिस होती है। तो ये मेरी AR, MR या प्राइस लाइन बन गई। MC इज इक्वल टू MR, देखो ये मेरी MC है, ये जो U शेप वाला कर्व है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो मेरा AR या MR है। अब आप कहोगे कि ये जो एक पॉइंट है यहां पर भी तो MC इज इक्वल टू MR है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। लेकिन देखो MC कट्स MR फ्रॉम दी बिलो, लेकिन ये कहां पर कट कर रही है, ये तो अबव से कट कर रही है, बिलो से थोड़ी ना कट कर रही है। प्लस अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैंने कहा MC इज राइजिंग, लेकिन यहाँ तो MC अभी फॉल कर रही है। मतलब अगर मैं और प्रोडक्शन करती हूँ, अगर मैं अपने आप को एक प्रोड्यूसर मानकर चलूं, अगर मैं अभी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट अभी रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना। जब मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, मुझे प्रॉफिट का मार्जिन मिल रहा है। लेकिन इस केस में यहाँ इस पॉइंट पर ये कंडीशन फेल हो जाती हैं, दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं। सिर्फ एक MC इज इक्वल टू MR पूरी हो रही है, लेकिन MC अबव से कट कर रही है, बिलो से नहीं कट कर रही, या MC राइज नहीं बल्कि फॉल कर रही है। तो इस केस में इस पॉइंट को हम हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर चेक करें, जो जिसे मैंने E पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो हमारी MC देखो राइज भी कर रही है। देखो अगर इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है जो लोएस्ट पॉइंट है एक तरीके से MC का, और यहां से MC जो है वो राइज कर रही है। अगर राइज कर रही है तो MC इज राइजिंग वाला कंसेप्ट हो गया, कंडीशन पूरी। MC बिलो से कट कर रही है, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। और क्योंकि कट कर रही है तो इस पॉइंट पर MC और MR एक दूसरे के बराबर भी हैं, तो इसलिए ये जो E पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। और इसके ही पैरेलल अगर हम आउटपुट पता लगाना चाहें तो इसे अगर मैं P नाम दे दूं तो OP लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो हमारा ऑप्टिमम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो MR और MC अप्रोच के जरिए
मैंने आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझाया कि किस तरह से शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है। ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये जितना अभी आपके सामने आपको दिख रहा है, यही दो मेन कंडीशंस और यही मेनली इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो अब हम जल्दी से देखेंगे कि वो तीनों स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं प्रॉफिट और लॉसेस की, अगर एमआर और एमसी अप्रोच के बेसिस पर स्टडी की जाएं तो वो किस तरह से स्टडी की जाएंगी। अब देखो, अब फिर से आपको वही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं एक बार प्रॉफिट्स की शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के केस में, जो आपको अर्लियर भी पहले भी बताई गई थी कि एक पॉसिबिलिटी होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की, जिसे असामान्य लाभ बताया जाता है। एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसे सामान्य लाभ बोला जाता है, और एक होती है मिनिमम लॉस की, जिसे न्यूनतम हानि बोला जाता है। देखो, जब टीआर और टीसी अप्रोच आपको मैंने करवाई थी, उस वक्त मैंने आपको असामान्य लाभ का मतलब क्या बताया था? पॉजिटिव प्रॉफिट, है ना। और जब आपको सामान्य लाभ वाला कंसेप्ट बताया था, तब आपको क्या समझाया था मैंने कि हम उतना कमा रहे हैं जितने से हमारा गुजारा चल सके, हमारी कॉस्ट कवर अप हो सके। तो इसलिए ये एक तरीके से जीरो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट था। और ये जो न्यूनतम हानि वाला कंसेप्ट था या लॉस वाला कंसेप्ट था, वो हमारा एक तरीके से नेगेटिव प्रॉफिट वाला या लॉस वाला कंसेप्ट था। यही तीनों कंसेप्ट्स आपको बताए थे ना टीआर एंड टीसी अप्रोच के। मैं फिर से एक बार दोबारा से आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टीआर एंड टीसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली वो नहीं समझा है, लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उसे जरूर समझिए, क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस में टीआर एंड टीसी अप्रोच है, लेकिन ये आपकी बुक्स के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है सिलेबस, इसलिए मैं आपको ये जरूर कवर करवा रही हूं, ताकि बाई चांस अगर आपको ये एग्जाम्स में आ जाता है तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट भी आपको जरूर क्लियर हो। तो अब अगर हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की एमआर एंड एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली, तो देखो क्या होगा। देखो, फिर से वही कंसेप्ट लिखा गया है आपके लिए कि इसे मैं यहां बता चुकी हूं कि प्रॉफिट पॉजिटिव वाला बोलते हैं, या इसे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। अब इस केस में एक फर्म जो है, मैं यूं कहूंगी कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है, वो मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स शॉर्ट रन में कब एंजॉय करेगी? व्हेन एआर इज मोर देन एसी। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये सारा कंसेप्ट क्यों है। देखो, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट जो होती है, इसमें एक फर्म प्राइस टेकर होती है, जो एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, लाइक 10 फिक्स कर दिया गया। तो देखो, इस पर्टिकुलर प्राइस को, इसी को ही हम बेसिकली मार्जिन बोलते हैं। क्यों? अगर एक यूनिट सेल हो रहा है तो प्राइस इतना है, अगर दूसरा है तो प्राइस इतना है, अगर तीसरा है तो इतना है। तो अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टीआर मिल रहा है वो 10, 20, 30 इस तरह का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी करवाया है ना। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस भी यही है, और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है, जो चेंज इन टीआर के अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं, वो भी इतना ही निकलता है। इसीलिए हमारी एमआर एआर या प्राइस लाइन जो होती है वो पैरेलल टू OX एक्सिस होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में, ठीक है। तो अगर हम एमआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बात तो एक ही है ना, क्योंकि एआर इज इक्वल टू एमआर, एमआर इज इक्वल टू एआर, एक ही बात है दोनों की। तो यहाँ आपको क्या बताया गया है कि जब एआर ज्यादा है एसी से, प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या है? प्रॉफिट कमाने का मतलब यही है ना कि हमारे रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से ज्यादा है ना। तो इसलिए एआर जब एसी से ज्यादा होगा, अब आप कहोगे कि हम कर तो एमआर एंड एमसी अप्रोच रहे हैं, यहाँ पर एसी क्यों आ गया? अब देखो, फिर से मैंने एक आपको रेवेन्यू का रिकॉल करवा दिया। अब कॉस्ट को ध्यान से दिमाग में लेकर आओ। हमने जब शॉर्ट रन कॉस्ट्स पढ़ी थी, तब हमने ये समझा था कि भाई शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, उनकी कॉस्ट तो हमें बियर करनी होती है, तो उनमें तो किसी तरीके की कोई चेंज हमें मिलती नहीं है। बेसिकली जो चेंज हमें शॉर्ट रन में देखने को मिलता है वो
किस वजह से देखने को मिलता है हमें? वो हमें वेरिएबल कॉस्ट की वजह से देखने को मिलता है। तो एक तरीके से हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट थी वही हमारी एवरेज कॉस्ट थी ना। अगर आपको याद हो तो ये कंसेप्ट मैंने जब कॉस्ट के कंसेप्ट्स आपको करवाए थे तब ये कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो MC है उसकी जगह पर आपको AC के पॉइंट ऑफ व्यू से और AR MR की जगह पर AR कंसेप्ट को लिया गया है और फिर आपको समझाया गया है। अब ये भी बताऊंगी कि क्यों लिया गया है इस तरह से। देखो AR MR तो बराबर है ही है, ये तो आपको पता चल ही गया। MC और AC को क्यों लिया गया है? MC की जगह पर AC को क्यों लिया गया है? क्योंकि MC राइज करती है, AC भी राइज करती है और हमने ये रिलेशनशिप्स पढ़े हैं कि जब MC और AC राइज करते हों तो MC का रेट ऑफ इंक्रीजिंग AC के कंपैरेटिवली हायर होता है, इसलिए वो राइज करती है। ये देखो अगर आप इस पॉइंट को कंपेयर करो तो यहाँ AC तो अभी भी नीचे है लेकिन MC ऊपर है। तो अब इस केस में इसीलिए AC के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया गया है और आपको कहा गया है क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट जो होती हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होती हैं, या जो हमारी एवरेज कॉस्ट की हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट की, उसमें भी ज्यादातर रोल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ही प्ले करती होती हैं। तो इसलिए जितनी ज्यादा होंगी हमारी एवरेज कॉस्ट से ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू या यूं कहेंगे हमारा एवरेज रेवेन्यू, वो डिफरेंस हमारे जो ये शेडेड पोर्शन निकलेगा वो हमारे लिए एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा, क्यों आया है, फिर से दोबारा से ध्यान से समझो कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में सेम है, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो शॉर्ट रन में जो मार्जिनल कॉस्ट होती हैं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट, यही था ना। अब शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो चेंज कौन सी कॉस्ट में आता है? चेंज आता है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर हम एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो उसमें भी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रोल प्ले करती हैं, और दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप स्टडी किया है कि जब एक फर्म शॉर्ट रन में पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट एंड फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंजॉय करती है तो MC और AC दोनों राइज करने लगती हैं, लेकिन MC का रेट ऑफ इंक्रीमेंट ज्यादा होता है AC के कंपैरेटिवली। वो सब कंसेप्ट्स काम आएंगे जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो अब इस बात को अगर हम दिमाग में रखें, देखो एक अच्छा प्रोड्यूसर जो होगा क्या वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंजॉय करना चाहेगा? ऑब्वियसली है कि एक अच्छा प्रोड्यूसर जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं, वो इंक्रीजिंग या कांस्टेंट रिटर्न्स तक प्रिवेल करना चाहेगा। ऑल्दो डिक्रीजिंग भी अगर वो एंजॉय करता है, लेकिन वो तब तक एंजॉय करेगा ना जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता। अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा का कंसेप्ट हो गया तब तो कॉस्ट ज्यादा हो गई, रेवेन्यू हमारा कम है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये ओपी उसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, और इतना डिफरेंस जो रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू वाली लाइन ये वाली है, और कॉस्ट का, क्योंकि कॉस्ट वाली लाइन ये नीचे है, तो जितना ये डिफरेंस होगा उतना शेडेड पोर्शन उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये बहुत ही आसान है अगर आपको वो समझ आ गया तो। देखो उसमें हमने पढ़ा था TR एंड TC अप्रोच में कि ये जीरो प्रॉफिट को दर्शाता है, मतलब TR इज इक्वल टू TC को दर्शा रहा था। यहाँ पर अब हम क्योंकि AR एंड AC अप्रोच को ध्यान में रखते हुए MR एंड MC अप्रोच, जिसे मैं आपको कन्वर्ट कर कर बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम AR और AC की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, तो जहां पर AR और AC एक दूसरे के बराबर होंगे, जहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू, हमारा औसत जो आगम है वो औसत लागत के बराबर होगा, वहां पर एक फर्म जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रोल प्ले कर रही है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। कब? शॉर्ट रन में।
ठीक है, कब करेगी? ऑन शॉर्ट रन में। तो देखो यहाँ वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जहां पर AR MR या प्राइस लाइन है, उस पॉइंट पर देखो ये रही आपकी AC कर्व, ये रहा MC कर्व। MC कर्व बनाते वक्त वही चीज ध्यान रखना है कि MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज कटिंग MR फ्रॉम दी बिलो। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट आ गया। और AC और MC का जब रिलेशनशिप बनाना है तो वो चीज भी ध्यान रखना है कि MC AC को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट कट करती है। MC AC को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट कट करती है। तो इसलिए आपने जब यहाँ पर AC कर्व बनाना है तो AC का ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर बनना चाहिए। और क्योंकि इस पॉइंट पर जितना हमारा रेवेन्यू है, हम अपनी कॉस्ट आराम से कवर कर पा रहे हैं, तो जीरो प्रॉफिट्स यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। कमिंग टू दी लास्ट, दैट इज मिनिमम लॉस। अब मिनिमम लॉस में हमारे पास क्या कंसेप्ट है? देखो, मिनिमम लॉस का कंसेप्ट समझाने से पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट रन के केस में जो हमने डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स पढ़े थे ना, मैं आपको वो एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगी। देखो, शॉर्ट रन के डिफरेंट जितने भी हमारे कॉस्ट कर्व्स थे, वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर जो शो हो रही हैं डिफरेंट डायग्राम्स, कर्व्स, वो आपको समझाए गए थे कि हमारा AC कर्व इस तरह का यू शेप का होता है। हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो एक तरीके से हाइपरबोला वाला कंसेप्ट बनाती होती है, रिड्यूस होती चली जाती होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताई गई थी कि वो भी एक यू शेप बनाती होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन जब हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगते हैं तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती होती है। बिल्कुल इसी तरीके से MC कर्व आपको अभी अभी भी समझाया है और पहले भी बताया है कि ये फ्रॉम एट दी लोएस्ट पॉइंट कट करता होता है। ये पहले तो जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तब ये AC के नीचे होता है, लेकिन जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो उस केस में ये MC AC के कंपैरेटिवली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब देखो, एक ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये भी जब आपको समझाई गई थी तब आपको बताया गया था कि शॉर्ट रन में ज्यादातर जो कॉस्ट्स हैं हमारी वो वेरिएबल होती हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती हैं? जो सीधा हमारे लेवल ऑफ आउटपुट से रिलेटेड होती हैं। तो उस केस में ये पहले तो डिक्रीज होती हैं, फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। वही सेम कंसेप्ट की जब हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जब हमें वो हर समान दर वाले रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में ये भी राइज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे MC AC को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट कट कर रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी ये मिनिमम पॉइंट पर कट करेगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में फिर से मैं कहूंगी कि जो ज्यादा रोल प्ले करती है वो वेरिएबल कॉस्ट प्ले करती है, और एवरेज कॉस्ट में भी ज्यादा रोल प्ले करने वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो अगर ये एवरेज कॉस्ट को एट इट्स मिनिमम पॉइंट कट कर रही थी तो MC ABC को भी इसके मिनिमम पॉइंट पर ही कट करेगी। अब हम समझते हैं कि हमें जो मिनिमम लॉस वाला कंसेप्ट बता रखा है उसमें हमें क्या बता रखा है। देखो, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाले में आपको जो मैंने डायग्राम शो की थी उसमें AC कर्व नीचे था। जब AC कर्व नीचे था तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे थे। ये डायग्राम मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली शो की थी। इसमें AC कर्व अब नीचे की बजाय ऊपर, जहां पर MC और MR एक दूसरे के बराबर थे, वो वहीं पर कट हो रहा था, तो वहां हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स मिले। मतलब जब नीचे था तो सुपर नॉर्मल थे, जब बिल्कुल बराबर आ गया AC कर्व तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स मिले। अब खुद सोचकर देखो, जब लॉस वाला कंसेप्ट है तो क्या होगा? तो ये एवरेज कॉस्ट हायर हो जाएगी और ज्यादा ऊपर हो जाएगी। तो जल्दी से देखते हैं मिनिमम लॉस वाला कंसेप्ट। अब देखो, इसमें एक बार बाकी सब डायग्राम्स को छोड़कर, बाकी सब कर्व्स की बजाय सिर्फ MC वाला कर्व देखो, AC वाला कर्व देखो ऊपर है, फिर देखो AR और MR वाली लाइन जो कि बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू OX एक्सिस है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये AR और MR वाली लाइन है, ये हमारी MC वाली लाइन है, और ये AC वाली लाइन को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट कट कर रही है।
और ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आया। क्यों आया? क्योंकि ये अभी अभी आपको कंडीशन स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन बताई है कि MC राइज हो रही हो और ये MR के बराबर हो, फ्रॉम दी बिलो ये कट करे। ये अभी अभी आपको सारा कंसेप्ट समझाया है। तो अब यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा ना। लेकिन अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो, ये ऑप्टिमम कैसे होगा भाई? इस पर तो हमारी कॉस्ट ज्यादा है, इस पर तो हमारी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है हमारी कॉस्ट। इसका मतलब इस लेवल ऑफ आउटपुट पर भी एक लॉस जो बिजनेस को सहना पड़ता है वो इसका मिनिमम लॉस कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारी AC, जिसमें मैं फिर से कहूंगी कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रोल प्ले करती है, वो उतना ही लॉस हमें दे रही है जितना लॉस हमें तब सहना पड़ता अगर हम अपनी फर्म का कोई भी प्रोडक्शन ना करें, मतलब अपनी फर्म में कोई भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट वाला लॉस होता है ना जो हमें सहना पड़ता है, तो वो उतना ही ये हमारा मिनिमम लॉस है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस शेडेड पोर्शन को इस बार हम क्या बोलेंगे? ये हमारा मिनिमम लॉस वाला एरिया है। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, जो अभी अभी मैंने आपको डिफरेंट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स बताए थे, तो देखो एक एक्स्ट्रा कर्व जो यहाँ ड्रॉ किया गया है वो है ABC। अब ABC को ड्रॉ करते वक्त भी आपने बिल्कुल वही चीज दिमाग में रखनी है कि MC ABC को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट कट करेगी। तो देखो यही मैंने ऐसा किया है, मैंने यहाँ पर इसका लोएस्ट पॉइंट रखा है और ये MC वाला कर्व जो ऊपर AC को कट कर रहा था यहाँ पर इसको भी कट कर रहा है। अब ये कंसेप्ट आपको क्यों बताया गया है? देखो जब एक फर्म को लॉस होने लगता है तो उस लॉस से उभरने के लिए या मेरी फर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो जाएं, तो कई बार होता है ना कि प्राइस जो है या तो वो मार्केट में रिड्यूस हो जाता होता है या उसे रिड्यूस करना पड़ता होता है। यही है ना, परफेक्ट कंपटीशन में जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली प्राइस को रिड्यूस करना पड़ सकता है। अगर प्राइस रिड्यूस हो जाए, अगर प्राइस कम हो जाए, लेकिन उस कम प्राइस पर भी हम कम से कम हमारी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो चीज हम नहीं कवर कर पा रहे वो क्या बचती है? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो उस केस में ये पॉइंट एक तरीके से हमारा वो पॉइंट रहेगा जहां तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन जब इस पॉइंट से भी नीचे का कंसेप्ट आ जाएगा तो हमारे लिए शट डाउन वाला पॉइंट आ जाएगा। अब शट डाउन वाला पॉइंट क्या होता है? शट डाउन वाला पॉइंट होता है कि जब एक फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पाती अपने एवरेज रेवेन्यू में से, तब वो इस स्थिति में नहीं रहती है, इस पोजीशन में नहीं रहती है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करेगी तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो उस केस में उसका ये जो मिनिमम लॉस है वो लॉस का मार्जिन और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि वो प्रोडक्शन को रोक दे, फैक्ट्री को बंद कर दे। तो इसलिए इस पॉइंट को शट डाउन पॉइंट कहा जाता है। अब देखो, द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज द मिनिमम लॉस, जो मैंने अभी अभी आपको इस बात पर समझा दिया कि जो इस पॉइंट पर एक फर्म को सहना पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फिक्स्ड कॉस्ट वाला लॉस है, क्योंकि इस पॉइंट तक वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर पा रही है। शटडाउन पॉइंट क्या होता है वो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आपको छोटी सी एक डेफिनेशन दी गई है शटडाउन पॉइंट की, कि इट इज दी टेम्परेरी क्लोजर, परमानेंट क्लोजर नहीं है, ये एक टेम्परेरी क्लोजर है फर्म का। और ये तब रीच किया जाता है जब, मतलब इस पॉइंट पर हम तब पहुंचते हैं जब मार्केट प्राइस कमोडिटीज का बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, और एक इस लेवल तक गिर जाता है जब हमारी ABC जो है वो मिनिमम पॉइंट पर, हमारी ABC के बराबर, देखो इस पॉइंट पर है ना कि ये P है, प्राइस लाइन है, प्राइस जो है वो ABC के बराबर आ गया है, तो उस पॉइंट को शटडाउन पॉइंट कहा जाएगा। मतलब एक फर्म अपनी एवरेज, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है, फिक्स कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रही है, तो इसलिए ये इसका मिनिमम लॉस वाला पॉइंट बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये कंसेप्ट रहा
जिसमें मैंने आपको MR एंड MC की अप्रोच भी और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी जो प्रॉफिट्स की, जिसमें से हमने 2 प्रॉफिट्स के केसेस और 1 लॉस को स्टडी किया। ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी कि भाई जो हमने प्रोडक्शन का कंसेप्ट, जो हमने कॉस्ट का कंसेप्ट और जो हमने रेवेन्यूज के कंसेप्ट पढ़े हैं वो सब इंटरलिंक्ड हैं। आपको जरूर बहुत अच्छे तरीके से वो दिमाग में होनी चाहिए, तभी ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।